दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। कहाँ पर इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिला सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दिनांक 13 मार्च 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमपी स्टेट के द्वारा जो एक एसएलपी दायर की गई थी श्री देवेश शर्मा जी की याचिका, जो कि 11 अगस्त को निस्तारित हुआ था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित करते हुए उसके क्लैरिफिकेशन को लेकर के एक याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई हुई, जिसका कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है 14 मार्च 2024 को। इस कोर्ट ऑर्डर के आते ही फिर से एक बार जहां से चले थे वहीं पर आकर के बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी आमने सामने खड़े हो चुके हैं, क्योंकि यहां से 1 अप्रैल 2024 का दिन जब इस मामले को फिर से लिस्ट किया गया सुने जाने के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। इसलिए कि उस दिन बीएड भी अपनी पूरी जी जान लगाएगा और डीएलएड भी अपनी पूरी जी जान लगाएगा इस पूरे केस को अपनी तरफ रुख मोड़ने के लिए। और यकीन मानिए, बीएड के लिए थोड़ा सा अगर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो उनके लिए भविष्य में भी रास्ते खुल जाएंगे प्राइमरी में आने के लिए। और वहीं डीएलएड कैंडिडेट ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि बीएड के लिए फिर से रास्ते खुले। अब यहाँ पर क्या चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी बीएड को शामिल होने में, और क्या चीज़ें डीएलएड के फेवर में है, क्या बीएड के अगेंस्ट में है, क्या बीएड के फेवर में, उन सबके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रश्न पूछे हैं यूनियन ऑफ इंडिया से। पहला कि देश भर में सभी राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कितने पद खाली हैं प्राइमरी के लिए। और दूसरा प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया है कि 11 अगस्त के जजमेंट से पहले क्या देश में कोई ऐसी संस्था है जो कि इनको ब्रिज कोर्स करा करके इनको डीएलएड के समकक्ष ला दिया जाए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है कि देश में इस समय ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था है या नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल बेंच बैठी थी, ऑनरेबल दोनों जज इस बात से पहले से ही अवगत हैं कि इस समय देश में कोई भी इस प्रकार की संस्था नहीं है। क्योंकि आरटीआई का जवाब जब अगर आप देखेंगे श्री देवेश शर्मा जी की याचिका चल रही थी, मतलब 11 अगस्त के जजमेंट से पहले भी ये आरटीआई का जवाब लगाया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ये बात भली बात ही जानती है कि देश में इस समय कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि एनसीटी अप्रूव्ड संस्था हो और 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा रही हो। तो यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल श्योर थी। लेकिन उनका दूसरा, इसी प्रश्न का दूसरा जो पार्ट है कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके उनको डीएलएड के समकक्ष लाया जा सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संस्था की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का भी जजमेंट है कि यहां पर बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का जो ब्रिज कोर्स करना था 2 साल के अंतर्गत अपॉइंटमेंट के, वो नहीं किया गया, तो इसमें बीएड कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार के जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा तो ये निश्चित तौर पर राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और जो रेगुलेटरी बॉडी है एनसीटी, उसकी खामी मानी जाएगी कि आपने समय रहते इनको ब्रिज कोर्स कंडक्ट नहीं कराया। तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार निश्चित तौर पर यही हलफनामा लगाने वाली है कि हम बहुत जल्द एनसीटी से अप्रूव्ड संस्थाओं को सृजित करेंगे और साथ ही साथ जो भी अपॉइंटेड हो चुके हैं, जिनका चयन हो चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, केबीएस पीआरटी 2018 की भर्ती, इनको हम बहुत जल्द ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराने जा रहे हैं। अब ये मजबूरी भी हो गई है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, क्योंकि लगातार इस प्रकार के सवाल हाईकोर्ट ने भी उठाए और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार का सवाल उठाया हुआ है। तो संस्था को लेकर के कि देश में अभी इस प्रकार की संस्था नहीं है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि ये रातों रात इस प्रकार की अप्रूवल मिल सकते हैं अगर एनसीटी और केंद्र सरकार चाह ले तो। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पूछा है कि क्या 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके इनको डीएलएड के समकक्ष लाया जा सकता है क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहां से अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड चयनित के फेवर में फैसला देती है तो ये निश्चित तौर पर जो फ्रेश बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए आने वाली भर्तियों में भी रास्ते खोल सकता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अभी जो सबसे बड़ी बाधा है बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के लिए, वो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है। उस जजमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 ही मेन रीजन है जिसकी वजह से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। पहला, उनके पास पेडागोजिकल एस्पेक्ट जो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए डीएलएड के पास है वो चीजें नहीं है। और दूसरा,
जो एनसीटी ने गजट नोटिफिकेशन निकाला था, वो गजट नोटिफिकेशन एनसीटी एक्ट 1993 के प्रावधानों के अगेंस्ट में है। बिना किसी एक्सपर्ट कमेटी के गठन के ही ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि असंवैधानिक करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, जो कि 21A का वायलेशन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि बीएड के पास वो पेडागोजिकल एस्पेक्ट नहीं है। तो अगर इस प्रकार से कोई सहमति बनती है, अगर इस प्रकार से सहमति बनती है और देश में इस समय जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं, उन बीएड कैंडिडेट को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से पहले ही अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके उनको डीएलएड के समकक्ष इक्वल कर दिया जाए, तो उनकी डिग्री भी डीएलएड के समकक्ष हो सकती है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा है। और इस प्रकार से ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि बीएड भी हैं और 6 माह का ब्रिज कोर्स भी कर लेंगे, तो वो फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट में भी शामिल होने जैसी एक तरीके से आप देखेंगे कि ये चीज़ें हो सकती है भविष्य में जाकर के। लेकिन इस चीज़ में जो आड़े आएगा वो आएगा आरटी एक्ट 2009। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि पर्टिकुलर किसी एक राज्य में बीएड अभ्यर्थियों को तभी अलाउ किया जाएगा जब वहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यानी कि डीएलएड कैंडिडेट की संख्या पर्याप्त नहीं होगी। वहाँ पर केवल ये लाइन मेंशन की गई है कि डीएलएड की संख्या पर्याप्त ना होने के कंडीशन में हायर जो कोर्सेज होते हैं उनको अलाउ किया जा सकता है या फिर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ, हायर का मतलब या फिर रिलैक्सेशन देने का मतलब कि डीएलएड नहीं है तो हम बीएड को अलाउ करेंगे। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में 72,825 जो कि 2011-12 में भर्ती हुई थी, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोड़ा यही रहेगा अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके बीएड को समकक्ष भी किया जाने लगे। अब आपके मन में आएगा कि ये फिर तो भविष्य में बीएड को शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समय देश की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से कुछ भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा होगा और इलेक्टोरल बॉन्ड जब ये एक्ट बन रहा था उस समय अगर आपने देखा होगा, तो पहले इस एक्ट में ये चीज़ें थी कि कोई भी कंपनी XYZ अपने टोटल नेट प्रॉफिट का केवल 7% ही इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर किसी भी पार्टी को फंड दे सकती है, जिसको बड़े ही चालाकी से इसको संशोधित कर दिया गया। और ये जो लिमिट थी कि आप नेट प्रॉफिट का केवल 7% दे सकते हैं, इसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अगर सरकार मेजॉरिटी में है तो कुछ भी वो परिवर्तन कर सकती है। आपने देख लिया कि किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से इसमें परिवर्तन किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड में। यानी कि अगर सत्ता चाहे तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी चीज़ें कर सकती है अगर उसके पास मेजॉरिटी है, और ये चीज़ें करके केंद्र सरकार ने दिखा भी दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करते हुए रद्द कर दिया है। तो अगर ये चीज़ें पॉसिबल हैं तो फिर आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में भी चीज़ें परिवर्तन की जा सकती हैं अगर सत्ता ये चाह दे तो। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी पॉसिबल है। अगर सरकार मेजॉरिटी में है तो कुछ भी पॉसिबल है, किसी भी एक्ट में परिवर्तन पॉसिबल है। अगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित पर्याप्त संख्या अगर रहेगी तो फिर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन पर्याप्त संख्या नहीं रहेगी तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अब ये संख्या पर्याप्त वाली जो बात है उसमें कोई लिमिट नहीं है कि हमारे पास डीएलएड की संख्या 10 लाख होगी तो हम इसे पर्याप्त मानेंगे, 8 लाख होगी तो हम इसे पर्याप्त मानेंगे, 2 लाख होगी तब हम इसे पर्याप्त मानेंगे। तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो अगर सरकार अपनी मंशा के तहत अगर चाह ले तो वहां पर कुछ भी चीजें परिवर्तित की जा सकती हैं और उसको नियम कानून के तहत फिर से इस बीएड को प्राथमिक में लाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ अब डिपेंड करेगा सरकार पर, जब अपना हलफनामा देगी कि किस तरीके से वह इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रही है, और ये कहीं ना कहीं फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट में बीएड के लिए रास्ते खोलेगी। ये तो बात हो गई बीएड के लिए। अब बात करते हैं डीएलएड के पक्ष में। देखिए, डीएलएड वाले कैंडिडेट कतई भी नहीं चाहेंगे कि 1 अप्रैल की जो सुनवाई हुई है उसमें थोड़ा बहुत भी रिलैक्सेशन मिले। रिलैक्सेशन कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा है कि 11 अगस्त से पहले जो अपॉइंटेड हो चुके हैं उनके लिए ये बात कही गई है। लेकिन जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उन कैंडिडेट को भी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं उनको भी कोई राहत मिले, क्योंकि यहाँ पर जिन भी भर्तियों की बात हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, वो सारी भर्तियां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम है। तो यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट ये पूरी तरीके से चाहेंगे कि सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से, चूंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के माध्यम से या फिर राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया था कि आप जितने भी बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उनको अवगत कराइए, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखिए कि आप
का जो अपॉइंटमेंट है वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन हो रहा है। तो ये चीज़ें डीएलएड की तरफ से रखी जाएंगी कि चूंकि बीएड कैंडिडेट को ये ऑलरेडी उनके माइंडसेट में था कि हमारी नौकरी जा सकती है, हमारा जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन हो रहा है। अब यहाँ पर जब लास्ट हियरिंग हुआ था 13 मार्च 2024 को, तो आपने सुना होगा कि बीएड की तरफ से जो एडवोकेट पैरवी कर रहे थे या फिर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले को दया भावना से देखने के लिए अपील की थी कि इनकी नौकरी चली जाएगी, ये फिर बेरोजगार हो जाएंगे, ये इनके बाल बच्चे हो चुके हैं और ये सभी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से मर्सी जो कार्ड होता है उसको खेलने की कोशिश की जा रही है, जिसका अपोज कर रहे हैं डीएलएड वाले कैंडिडेट के वकील। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर मर्सी ही दिखाना है तो फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट है मर्सी उनके साथ भी हो सकता है। अब यहाँ पर कोर्ट दोनों चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए हो सकता है कि जितने भी पिटिशनर होंगे मध्य प्रदेश से या फिर अन्य राज्यों में, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको अपॉइंटमेंट देने के लिए बात आगे रख सकती है। क्यों? इसीलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा है। जिन जिन भी राज्यों की बात होगी उन राज्यों में अगर कोई भी पिटिशनर होगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे दे और बीएड कैंडिडेट को भी यहां पर राहत देने की बात होगी। तो यहां पर इस तरीके से वो डीएलएड कैंडिडेट जो कि उसमें पिटिशनर होंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो पिटिशनर नहीं होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये घातक साबित होगा। और साथ ही साथ जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए भी रास्ते अगर केंद्र सरकार चाहे तो बैकडोर से खोल सकती है बीएड कैंडिडेट के लिए प्राइमरी में। तो यहां पर 1 अप्रैल 2024 का जो तिथि है वो दोनों तरफ के लिए, चाहे बीएड की बात कर लीजिए या फिर डीएलएड की बात कर लीजिए, दोनों तरफ करो या मरो की स्थिति है। बीएड अगर यहां से जीतता है तो भविष्य के लिए भी रास्ते खुलेंगे, और अगर बीएड यहां से हारता है तो भविष्य के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर बीएड यहां से जीतता है तो डीएलएड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस वजह से क्योंकि यहां से बीएड का जीतना यानी कि भले ही ये 11 अगस्त के जजमेंट के पहले के है कैंडिडेट के लिए बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन आरटी एक्ट में परिवर्तन करके आने वाली भर्तियों में भी बीएड को अलाउ किया जा सकता है। क्योंकि दो ही महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से बीएड को अपात्र घोषित किया गया। 21A का वायलेशन पेडागोजिकल एस्पेक्ट ना होने की वजह से। तो इस प्रकार का केंद्र सरकार एनसीटी की मदद से कोई प्रपोजल ला सकती है, कोई गजट नोटिफिकेशन। एनसीटी एक्ट 1993 के अंतर्गत एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके ये कर सकती है कि क्या हम बीएड कैंडिडेट को इस प्रकार से 6 माह का ब्रिज कोर्स पहले ही करा करके क्या उनको प्राइमरी के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की एक्सपर्ट कमेटी अपनी कोई रिपोर्ट देती है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, केंद्र सरकार अगर चाहे तो कुछ भी दबाव डाल करके कर सकती है। ये आप लोगों ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में देख लिया होगा, और किस प्रकार से कानून में परिवर्तन होता है ये सब भी चीज़ें आपने देख ली होगी। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को पकड़ा और असंवैधानिक करार दे दिया, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अब तक चीज़ें चल रही थी। अभी अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें ये निकल करके आ रही हैं कि जिनको भी ईडी के माध्यम से या फिर इन सभी के माध्यम से उस पर छापा पड़ता था पर्टिकुलर किसी XYZ कंपनी पे, और XYZ कंपनी उसके बाद से हफ्ते 10 दिन बाद उनको पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंड अलॉट करती थी, फंड देती थी। तो आप सोच लीजिए किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा हुआ है। तो अगर मेजॉरिटी में सरकार है, यही चीज़ें हमेशा के लिए घातक होती हैं कि अगर कोई भी सरकार मेजॉरिटी में रहती है तो वो अपनी मनमानी पे आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सभी चीज़ों को पकड़ा हुआ है। तो यहां पर चीज़ों को बीएड के लिए भी और डीएलएड के लिए भी जो 1 अप्रैल 2024 की सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और करो और मरो की स्थिति रहेगी। बीएड के लिए जहां अगर जीत मिलती है तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य भी उनके लिए उज्जवल हो सकता है, और डीएलएड के लिए रास्ते थोड़े से कठिन हो सकते हैं। लेकिन अगर डीएलएड को जीत मिलती है तो यकीन मानिए बीएड के लिए पूरी तरीके से रास्ते बंद हो जाएंगे। यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं नरम रुख अपनाया हुआ है बीएड के लिए, और अगर डीएलएड के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट है पहले के कि अगर कोई भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से संबंधित इस प्रकार के कोर्ट जजमेंट है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपनी सुप्रीम अथॉरिटी होती है कि अगर अपने पुराने जजमेंट उनके कुछ हैं तो उसको भी वो ओवर रूल कर सकती है, यानी उनको भी वो बदल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने जजमेंट में कि जो भी वो जजमेंट लिखेंगे वह किस रूल के हिसाब से लिख रहे हैं या फिर क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जजमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहकर भी अपनी तरफ से नहीं दे सकती जब तक कि उसके किस नियम कानून के तहत वो चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2024 का जो हियरिंग होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस दिन देखने लायक होगा कि क्या दलीलें बीएड की तरफ से और क्या दलीलें डीएलएड की तरफ से दी जाती हैं। और उस दिन अगर आप एडवोकेट का पैनल देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स के नाम आपको सामने देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अंतिम होगा लड़ाई बीएड और डीएलएड के बीच में। इसके बाद इस मामले को लेकर के शायद ना तो कोई क्लेरिफिकेशन आएगा और ना ही कुछ भी आएगा, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए तो 11 अगस्त का प्रभावी है ही, केवल ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। और ऑलरेडी चयनित में भी 2 कैटेगरी बनी हुई है। वो कैटेगरी पहली जिसमें भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं, जैसे कि बिहार वाला, उत्तराखंड वाला, छत्तीसगढ़ वाला, मध्य प्रदेश वाला, और ऐसी भर्तियां जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हुई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, केवीएस पीआरटी 2018 की भर्ती, केवीएस पीआरटी 2018 की भर्ती और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, इस पर कोई भी खतरा नहीं है। प्रॉब्लम जो होगा वो उन लोगों को होगा जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम रहते हुए भर्ती कंप्लीट हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। तो ये पूरा अभी का सिनेरियो है। अब 1 अप्रैल 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने जा रही है कि क्या चीज़ें लागू होने जा रही हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।